हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है पारिवारिक आय, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ का अध्ययन हमने पहले के वीडियो में कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो पहला प्रश्न है वह है, पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान की क्या उपयोगिता है। दोस्तों, यह जो हमारा गृह विज्ञान है वह हमें हर चीज़ों को मैनेज करना सिखाता है, फिर चाहे वह परिवार को मैनेज करना हो या फिर घरेलू सामानों को मैनेज करना हो या फिर पैसों को मैनेज करना हो। गृह विज्ञान हमें यही तो सिखाता है। जब हम हर प्रकार से हर एक चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा भी सकते हैं और अपने भविष्य के लिए पैसे भी बचा सकते हैं। हमने पाठ के अंतर्गत यह पढ़ा था कि यदि हम अपने घर में बगीचे लगाकर फल और सब्जियां उगाते हैं तो हमें फल और सब्जियों के लिए अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हमें लाभ प्राप्त होता है और हम फल सब्जियों के लिए के खर्चों से बचते हैं। यदि हमें कपड़ा सिलना आता है तो हम अपने खुद का या फिर परिवार के सदस्यों के कपड़े खुद सिल सकते हैं। इससे हमें दर्जी को देने वाले खर्चों से बचते हैं। यह सब हमें पारिवारिक आय को बढ़ाने में मदद करता है और यह सब हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही तो सीखते हैं। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान की क्या उपयोगिता है। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है, मौद्रिक आय से क्या आशय है। मौद्रिक आय यानी मनी इनकम। मौद्रिक आय को हम मनी इनकम कहते हैं। जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, मौद्रिक आय कहलाती है। लेकिन अगर ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय क्या है यह हमसे पूछा जाए तो हमें यह लिखना होगा कि मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। यह ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार यह परिभाषा दिया गया है। इसके बाद का प्रश्न है, वास्तविक आय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वास्तविक आय क्या है। किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को वास्तविक आय कहते हैं। लेकिन अगर इसमें भी ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार वास्तविक आय क्या है यह पूछा जाए तो हमें लिखना होगा, वास्तविक आय वस्तुओं व सेवाओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय का परिभाषा दिया गया है वह है, मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होता है। और इनके अनुसार जो वास्तविक आय का परिभाषा दिया गया है वह है, वास्तविक आय वस्तुओं व सेवाओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा दोनों का एक एक साधन बताइए। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आती है जिनके लिए हमें धन का व्यय नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको घर कंपनी की तरफ से सैलरी दी जाती है, उसके अतिरिक्त अगर आपको रहने को घर दे दिया जाता है तो यह क्या है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष आय। इसके अंतर्गत वह वस्तुएं व सेवाएं आती हैं जिनको मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे यदि आप मार्केट जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, अगर वह सामान अच्छा होता है तो वह लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है।
तो यह था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में अंतर। इसके बाद जो प्रश्न है वह है बजट को परिभाषित कीजिए। तो बजट क्या है? बेवर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय का तरीका है जिससे कि अधिकतर सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। यह परिभाषा बेवर ने दिया था। सरल शब्दों में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाले व्यय और आय की विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है पारिवारिक आय क्या है? तो पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय, धन या मुद्रा पारिवारिक आय कहलाता है। इसके बाद आता है बजट आय और व्यय के संतुलन को बनाए रखने में किस प्रकार सहायक होता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही तो हम बजट कहते हैं। तो यदि हम बजट ही नहीं बनाएंगे तो हम कैसे यह समझ पाएंगे कि हमने अपने पैसों का कहाँ और कितना इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया भी है या नहीं। हम यदि अपने पैसे के खर्चों का लेखा जोखा तैयार करके रखेंगे तो हम सही तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकेंगे। अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए भविष्य के लिए भी पैसे बचा सकेंगे। हमें अपने आय और व्यय का बजट जरूर बनाना चाहिए, इससे कि हम अपने जीवन में संतुलन, अपने पैसों का भी संतुलन बनाए रखें। इसके बाद आता है पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। पारिवारिक बजट क्या है? पारिवारिक बजट के जरिए हम और आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी आय में से कितना खर्च होता है और कितना इसमें से बचाया जा सकता है। घर का बजट या पारिवारिक बजट बनाने का अर्थ है कि आप अपनी जीवन शैली का अनुमान लगा रहे हैं। समय पर बिल भुगतान करना, कर्जों का सही समय पर निपटारा करना, अपने बचत, निवेश, लक्ष्यों को हासिल करना, ये सब जो है वो पारिवारिक बजट के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है मौद्रिक आय प्राप्त करने के लिए कोई 4 स्रोत लिखिए। तो मौद्रिक आय प्राप्त करने के 4 स्रोत आप लिख सकते हैं वेतन, पेंशन, किराया, बोनस आदि। इसके बाद आता है बोनस क्या है? तो बोनस को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बोनस को हम यह कह सकते हैं कि वह धन या वह रकम जो किसी को उसके सैलरी या वेतन के अतिरिक्त दिया जाए, बोनस कहलाता है। इसके बाद प्रश्न आता है एक गृहिणी किस प्रकार अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकती है? दोस्तों, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ घर तथा बाहर दोनों जगहों पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। यह बात आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। अब बात आती है कि वह अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कैसे कर सकती है। तो एक गृहिणी अपने समय का सही तरीके से मैनेज करके कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, जिससे उसकी घर की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ कुछ इनकम भी होगा। आज विज्ञान का युग है। घर के कामों को जल्दी खत्म करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं मार्केट में उपलब्ध है। इस तरह से गृहिणी जो है वह चाहे तो घर का काम जल्दी निपटाकर कोई भी लघु या गृह उद्योग भी कर सकती है। इससे परिवार का इनकम बढ़ेगा और वह चाहे तो परिवार का वास्तविक आय भी बढ़ा सकती है, जैसे बागवानी करके, कपड़े सिलाई करके आदि। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान का क्या क्या योगदान है? गृह विज्ञान यानी होम साइंस का संबंध हमसे, आपसे,
आपके घर से, घर के सदस्यों से है। गृह विज्ञान का यही तो उद्देश्य है कि आपको और आपके संसाधनों को अच्छी तरीके से उपयोग करना सिखाना। जहाँ तक बात पारिवारिक आय की है, तो चलिए पहले जानते हैं कि पारिवारिक आय को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे पारिवारिक आय को हम बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए एक तो सरल उपाय है वेतन का बढ़ना। यदि हमारा जो वेतन है वो बढ़ता है तो पारिवारिक आय बढ़ जाता है। पर इनके अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिनसे हम अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे घर की जो गृहिणी है वो अपने घर के कामों को जल्दी निपटाकर कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, जिससे पारिवारिक जो आय होती है वो बढ़ेगी। इसके अलावा वो लघु या गृह उद्योग भी कर सकती है। इन सबसे पारिवारिक आय में वृद्धि होती है और गृह विज्ञान हमें यही सब तो सिखाता है। इन सब के अलावा यदि हम बागवानी करते हैं तो फल सब्जियां अगर हम घर पर उगाते हैं तो फल सब्जियों के लिए भी हमें अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यदि हम खुद से कपड़े सिलाई करते हैं तो हमें दर्जी के लिए भी अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इन सब से हम अपने इन सब पे होने वाले खर्चों से बचेंगे। इन सब में जो भी आय होता है वह हमारे पारिवारिक आय की वृद्धि का कारण होता है। और इन सब के बारे में जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान किस तरह योगदान देता है। इस प्रश्न के उत्तर को मैंने तो समझा दिया है। अब आप इसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसे कभी भी याद करके नहीं लिखना चाहिए, उसे अच्छी तरह समझकर अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्न है वह है उचित उदाहरण के साथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष तथा आत्मिक आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अप्रत्यक्ष आय और आत्मिक आय क्या है? अप्रत्यक्ष आय कहते हैं इसके अंतर्गत वह वस्तुएं व सेवाएं आती है जिनको मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे कपड़ा खरीदते समय टिकाऊ, सस्ता व मजबूत कपड़ा खरीदे तो वह अधिक समय तक अपनी सेवाएं देगा। वहीं आत्मिक आय क्या है? विभिन्न स्रोतों से अर्जित मौद्रिक एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय या मनोवैज्ञानिक आय कहते हैं। इसके बाद आता है मौद्रिक आय और आत्मिक आय के मध्य अंतर बताइए। तो मौद्रिक आय किसे कहते हैं? जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है वह मौद्रिक आय कहलाती है। वहीं आत्मिक आय विभिन्न स्रोतों से अर्जित मौद्रिक एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय कहते हैं। इसके बाद दिया गया है वास्तविक आय तथा आत्मिक आय में अंतर बताइए। तो वास्तविक आय क्या है? किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को वास्तविक आय कहते हैं और विभिन्न स्रोतों से अर्जित मौद्रिक एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय कहते हैं। इसके बाद प्रश्न दिया गया है पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जिसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। दूसरा लिख सकते हैं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। उसके बाद उच्च जीवन स्तर हेतु, फिर सुरक्षित भविष्य के लिए, महंगाई, और फिर है छठा है संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। इसके बाद का जो प्रश्न है वह दिया गया है अपने घरेलू खर्चे का लेखा रखना
क्यों आवश्यक होता है और इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्या क्या है, क्यों है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि घरेलू हिसाब किताब प्रतिदिन लिखने से हमें यह ज्ञात रहता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो परिवार की आवश्यकताओं को उचित पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। फिर आप लिख सकते हैं घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार माह के प्रारंभ में हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं, जिसे हम बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। इससे माह के अंत में हमें पैसों की परेशानी हो जाती है। फिर अब अगला पॉइंट लिख सकते हैं घर के कई हिसाब, जैसे धोबी को दिए गए कपड़े, स्त्री के लिए दिए गए कपड़े, इन सब के बारे में लिखना जरूरी होता है, ताकि जब वो कपड़े हमारे पास वापस आए तो हम उन्हें गिनकर रख सकें। ऐसा नहीं करने से कई बार हमें अपने महंगे कपड़े अपनी लापरवाही के कारण खो देने पड़ते हैं। इसके बाद घरेलू हिसाब किताब रखने की उन परिवारों को आवश्यकता और अधिक होती है जिन्होंने अपना सामान उधार लिया हो। इससे आप दुकानदार को सही पैसा दे सकते हैं। इसके बाद था घरेलू हिसाब किताब रखते समय हमें किन किन परेशानियों का क्या क्या समस्याएं आ सकती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें आप लिख सकते हैं हिसाब किताब सुविधाजनक होना चाहिए। यदि उसको रखने में परिवार के सदस्य को असुविधा होगी तो उसका प्रभाव परिवार की शांति पर पड़ता है। हिसाब किताब रखने का प्रारंभ बहुत सादगी से करना चाहिए। हिसाब किताब में लचीलापन होना चाहिए ताकि उसमें नई आवश्यकताओं पे जो खर्च हो रहा है उसे भी आप लिख सकें। उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है एक परिवार को उसकी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए 4 सुझाव दीजिए। तो एक परिवार की जो वास्तविक आय है वो कैसे बढ़ेगी? घर के निकट बागवानी करके, फल सब्जियां उगाकर। दूसरे में आप लिख सकते हैं दर्जी से कपड़े सिलवाने की अपेक्षा खुद ही कपड़े सिलकर। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं नौकर रखने की अपेक्षा घरेलू कार्य घर परिवार के सदस्य मिलकर खुद ही करें। फिर चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं बिजली के उपकरण खराब होने पर यदि परिवार का कोई सदस्य बिजली का कार्य जानता हो तो वह कर सकता है। इस तरह आप पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। फिर जो अगला प्रश्न है वह है आय क्या है? पारिवारिक आय के 3 घटकों के नाम बताइए। तो आय यानी इनकम। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धन राशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धन राशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब पारिवारिक आय के 3 घटकों के नाम लिखने हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं वेतन, दूसरा पेंशन, बोनस आदि। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है आय तथा व्यय में संतुलन कैसे ला सकते हैं? तो आय तथा व्यय में संतुलन लाने के लिए सबसे पहले तो हमें खर्च कम करने होंगे, मतलब आय के अकॉर्डिंग ही हमें खर्च करने होंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है घरेलू हिसाब किताब रखना, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो परिवार की आवश्यकताओं की उचित पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इससे ही तो हम आय और व्यय में संतुलन बना सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है प्रतिदिन लेखों तथा मासिक लेखों के मध्य क्या भिन्नता होती है? प्रतिदिन लेखों मतलब दैनिक लेखा जोखा किसे कहते हैं? प्रतिदिन का हिसाब किताब रखना दैनिक हिसाब किताब रखना कहलाता है, और जो मासिक हिसाब किताब होता है वह हम माह के अंत में इसे तैयार करते हैं। माह के अंत में पूरे माह हुए व्यय का हिसाब लिखना ये मासिक हिसाब किताब कहलाता है।
उसके बाद आता है घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या लाभ हैं। तो घरेलू हिसाब किताब रखने के लाभ हैं कि इससे तो हमें यह ज्ञात होता है, सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात रहता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है। परिवार की आवश्यकताओं की उचित पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। फिर घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार माह के प्रारंभ में हमारे हाथों में पैसे अधिक होते हैं, जिसे हम बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं, जिससे हमें महीने के अंत में कई प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ता है। घर के हिसाब जैसे धोबी को दिए गए कपड़ा, इस्त्री करने के लिए दिए गए कपड़े, इनके बारे में भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला है गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है व्यय अच्छी तरह किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, तीसरा है अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह है कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लेखा विभाग, दूसरा है वित्त विभाग, तीसरा है व्यवस्थापन विभाग और चौथा है सरकार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला, लेखा विभाग। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं लेखा विभाग। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। जिसमें पहला जो ऑप्शन है वह है 4, दूसरा जो है वो 3, तीसरा जो है वो 5 और चौथा जो है वो 2। तो इसका सही उत्तर है 3। घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार के होते हैं, एक दैनिक हिसाब किताब रखना, एक साप्ताहिक अभिलेख, और जो तीसरा होता है वह है मासिक। इसमें अगला प्रश्न है सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह है मौद्रिक आय का, दूसरा ऑप्शन है आत्मिक आय का, तीसरा है अप्रत्यक्ष आय का और चौथा है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। तो इसका जो उत्तर है वह है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, इसका उत्तर होगा वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। इसके बाद दिया गया है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है मौद्रिक आय, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक आय, तीसरा है आत्मिक आय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मौद्रिक आय। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय। इसमें अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। इसमें पहला ऑप्शन है कार्यालय से मुफ्त मकान, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, इनमें से कोई भी प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है पहला है परिवार के सदस्यों का कौशल, दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली, तीसरा है मकान खरीदना। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार के सदस्यों का कौशल। प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है परिवार के सदस्यों का कौशल। इसमें अगला है इनमें से कौन पारिवारिक बजट है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट, तीसरा है बचत का बजट और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, दूसरा है सामूहिक आय, तीसरा है पारिवारिक आय, चौथा है वास्तविक आय। तो इसका उत्तर होगा पारिवारिक आय। परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं
पारिवारिक आय। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला दिया गया है एशियाई देशों में बच्चे कक्षाएं नहीं लेते क्योंकि इसका मुख्य कारण रिक्त स्थान पारिवारिक आय की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परिपूरक। एशियाई देशों में बच्चे कक्षाएं नहीं लेते क्योंकि इसका मुख्य कारण परिपूरक पारिवारिक आय की आवश्यकता है। इसमें दूसरा है रिक्त स्थान इच्छित वस्तुओं के लिए बचत करने के तरीकों को बताने में सहायता करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेखा जोखा। लेखा जोखा इच्छित वस्तुओं के लिए बचत करने के तरीकों को बताने में सहायता करता है। इसमें तीसरा है धन एक महत्वपूर्ण भौतिक तथा रिक्त स्थान साधन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अमानवीय। धन एक महत्वपूर्ण भौतिक तथा अमानवीय साधन है। फिर एक रिक्त स्थान अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी खरीदारी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मकान। एक मकान अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी खरीदारी है। फिर है पारिवारिक आय को मुख्यतः रिक्त स्थान भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। पारिवारिक आय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। जिसमें पहला दिया गया है पारिवारिक आय से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी जरूरतों व इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है, पारिवारिक आय कहलाता है। तो पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी जरूरतों व इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब हमें लिखना है पारिवारिक आय के प्रकार। तो पारिवारिक आय के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय और तीसरा आत्मिक आय। मौद्रिक आय क्या है? तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय का परिभाषा दिया गया है, वह है मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित अवधि में एक परिवार को प्राप्त होता है। उसी तरह वास्तविक आय का परिभाषा ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार दिया गया है, वह है वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित अवधि में प्रयोग के लिए प्राप्त होता है। उसी तरह ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार आत्मिक आय का जो परिभाषा दिया गया है वह है आत्मिक आय से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में परिवार को मौद्रिक तथा वास्तविक आय के उपयोग के बाद जो प्राप्त संतुष्टि है वह है। इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय और आत्मिक आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है? परिवार के सदस्य अपने मानवीय साधनों जैसा ज्ञान, कार्यकुशलता, रुचि आदि का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से धन कमा सकते हैं। जैसे घर में बागवानी करके, फल सब्जी उगाकर, खाना बनाकर, कपड़े सिलाई करके, कपड़े धोकर, बच्चों को पढ़ाकर, बिजली के उपकरण खराब हो जाए तो स्वयं उसे ठीक करके हम अपने पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। वहीं आत्मिक आय जो है वह मौद्रिक व वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय कहते हैं। यह आत्मीय होती है। जैसे कुछ व्यक्ति को अपनी आय यूनिट्स में निवेश करके संतुष्टि मिलती है तो कुछ व्यक्तियों को संपत्ति खरीदकर संतुष्टि मिलती है। गृहिणी अपने अनुभवों के आधार पर खाद्य पदार्थ या वस्त्र आदि किसी विशिष्ट बाजार से खरीदती है, उससे उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, वह
उसका आत्मीय आय होता है। आत्मीय आय पूर्णतः व्यक्तिगत होता है तथा व्यक्ति को शरीर से व मन से स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है 4 उपाय बताइए जिनसे एक कॉलेज की विद्यार्थी अपनी पारिवारिक आय की परिपूर्ति कर सके। जिसमें आप पहला लिख सकते हैं, विद्यार्थी अपने पढ़ाई के अतिरिक्त ट्यूशन लेकर आय बढ़ा सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, कोई पठन पाठन अथवा लेखन से संबंधित पार्ट टाइम कार्य कर सकता है, इससे भी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी। तीसरा में वह छोटी कक्षा के बच्चों के स्कूल कार्य के प्रोजेक्ट, पोस्टर, चार्ट बनाकर भी आय अर्जित कर सकता है। चौथा में आप लिख सकते हैं, वह खाली समय में अपने परिवारजनों के काम में सहायता कर सकता है। इसमें जो आखिरी प्रश्न दिया गया है वह है, पारिवारिक आय में वृद्धि के उद्देश्य से स्वयं पर होने वाले 4 ऐसे खर्चों का सुझाव दें जिन पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है। तो स्वयं के खर्चों पर निम्नलिखित तरीकों से रोक लगाया जा सकता है, जिसमें पहला है, अपना घरेलू कार्य नौकर से नहीं करवाकर स्वयं करना। दूसरा है, सिलाई कढ़ाई सीखकर स्वयं अपने कपड़ों को सिलना। पेट्रोल व डीजल का खर्चा बचाकर जहां तक संभव हो पैदल चलना। घर में खाना खुद बनाना व कपड़े स्वयं धोना व प्रेस करना। इस तरह हमारा यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर अब समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न विकल्प क्या हैं? प्रत्येक विकल्प के लिए 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि पारिवारिक आय बढ़ाने में सफलता कैसे मिलेगी। एक बार मैं फिर से आपको प्रश्न बता रही हूँ, पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न विकल्प क्या हैं? प्रत्येक विकल्प के लिए 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि पारिवारिक आय बढ़ाने में सफलता कैसे मिलेगी। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह हमारा यह चैप्टर पारिवारिक आय अब समाप्त होता है।